वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल सर, ऑनर ऑफ ड्रीम क्लासेस, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं ड्रीम क्लासेस में। बच्चों, फिजिक्स की क्लासेस काफ़ी समय से नहीं हो पा रही थी, ठीक है, लेकिन अब हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से फिजिक्स की शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम बिल्कुल आखिरी समय आ चुका है, बिल्कुल सर पे है, और ऐसे वक्त में हम फिजिक्स के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको यूट्यूब के माध्यम से हम देने की कोशिश करेंगे, ड्रीम क्लासेस के माध्यम से। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है, पिछले 10 वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी का हम आखिरी बचे समय में सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, आज हम आपके सामने बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए भौतिकी के प्रारंभिक चैप्टर से, मतलब लेसन 1, 2, 3, 4 की बात करें, भौतिकी के प्रारंभिक चैप्टर से उन 25 महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम कह सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, लेकर आए हैं और उनका हम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से सॉल्यूशन करेंगे। और ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर देखते हुए तैयार किया गया है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर बिल्कुल भी मत करिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स यानी 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आज का सेशन आप पूरा करते हैं तो उम्मीद है कि अगर यहाँ से 6-7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव भी कवर हो जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आई होप हम कोशिश करेंगे कि आपको ये सेशन आपके लिए बहुत ही शानदार हो। चलिए शुरुआत करते हैं। बोर्ड परीक्षा 2023 भौतिकी के 25 जो महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्न है, आज हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। और कमजोर छात्र, जी हाँ, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि कमजोर छात्र जरूर देखें इस वीडियो को, बिल्कुल भी। जिनकी तैयारी अभी तक ठीक से नहीं हो पाई है उनसे हम अनुरोध करेंगे कोई इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। हम अपने पहले सवाल की ओर आ चुके हैं और पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये आ चुका है। और पहला सवाल क्या है जी? गाउस का नियम। ये बड़ा ही बेहतरीन है, गाउस का नियम, ठीक है। और ये जो हम लेकर आए हैं आपके 25 शॉर्ट क्वेश्चन, ये लगभग यूनिट 1 के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला सेशन इससे भी बेहतर होगा और जैसे जैसे आप लोग शेयर करते चलेंगे, लाइक करते चलेंगे, इससे भी बेहतर आपको सेशन प्रोवाइड करें। गाउस का प्रमेय का कहा गया है। अच्छा, एक बात तो आपको पता है कि गाउस का नियम जो है वो बंद तल के लिए या कहिए बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। गाउस का नियम जो है तभी लागू होगा जब पृष्ठ जो है वो क्या हो, बंद पृष्ठ हो। तो एक ऑब्जेक्टिव यहां से बना कि गाउस का नियम किसके लिए लागू होता है, तो कहिएगा सर गाउस का नियम जो है सिर्फ एक बंद पृष्ठ के लिए ही लागू किया जा सकता है। यहां पे कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बंद, देखिए यहां पर मेंशन हमने कर दिया है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली, जी हाँ, यहां पे हमने बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युतीय फ्लक्स जो है वो तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट, 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। जहां एप्सिलॉन नोट जो है वो है आपके मुक्त आकाश की परावैद्युता। चलिए यहां तक क्लियर है। ये गाउस का नियम है। कहना है इसका कि विद्युत क्षेत्र में किसी बंद तल से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स जो है वो तल के भीतर उपस्थित कुल विद्युत आवेश का 1/एप्सिलॉन नोट गुना होता है। और यही आपका क्या कहलाएगा सर? ये आपका गाउस का नियम कहलाएगा। ये बहुत बेहतरीन है, गाउस का प्रमेय, गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला टॉपिक क्लियर। अगर ये एग्जाम में आता है और अगर आप इसको लिखते हैं तो ज़्यादा नहीं, आपको कम से कम 2 नंबर तो जरूर मिलेगा। चलिए, आई होप कि ये पहला समझ चुके हैं आप। आइए, चार्ज। अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज चार्ज। सर आवेश क्या है? व्हाट इज चार्ज? सर आवेश क्या है? तो हमने लिखा है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण, जी हाँ, जिसके कारण वह विद्युतीय तथा चुंबकीय
दोनों क्षेत्र को उत्पन्न भी कर सकता है और साथ ही साथ उत्पन्न करने के साथ साथ अनुभव भी करता है। देखिए, आवेश के कारण दो चीजों का हम अनुभव कर सकते हैं। आवेश के कारण, एकदम ध्यान से समझिएगा हमारी बात को, आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, यानी ईएफ और एमएफ दोनों को अनुभव भी कर सकते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसको जो है उत्पन्न भी कर सकते हैं। तो अगर ये प्रश्न एग्जाम में पूछता है, हालांकि इतना छोटा इतना आसान तो नहीं पूछेगा, पर फिर भी मैं उन छोटी छोटी बात को ध्यान दे रहा हूं। हो सकता है यहां से ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि आवेश के कारण हमें क्या क्या अनुभव हो सकता है, क्या क्या उत्पन्न। तो कहेंगे सर कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न भी कर सकता है और साथ ही साथ अनुभव भी कर सकता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं ये पीडीएफ आपके टेलीग्राम पे पक्का भेज दूंगा, आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पक्का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जो हमारे चैनल का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हम आपको ये पीडीएफ आपको दे देंगे। पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जब पूरा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना 25 का 25, तब हम आपको ये आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। नाउ सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल कि आवेश के गुण, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या कहेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसी को हम इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं आवेश के गुण। सर आवेश के क्या क्या गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस बार बोर्ड का पेपर देने वाले हैं तो ये प्रश्न हमारे तरफ से इंपॉर्टेंट मानिएगा। यहां से 2 नंबर आने के बहुत चांसेस है और पूछेगा कि आवेश के कौन कौन से गुण हैं। तो हमें याद रखिएगा कि सर आवेश पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, ठीक है। आवेश जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक, एनोड कैथोड आपने पढ़ा होगा, प्लस माइनस वायर वाली बात तो अपनी सुनी होगी। तो आवेश जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। आवेश एक अदिश राशि है, आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, स्केलर एंड वेक्टर 11th में पढ़ा होगा। तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश संरक्षी है, इसको किसी चीज में संरक्षित करके, जैसे बैटरी चार्ज करके हम रख देते हैं तो उसमें आवेश का संरक्षण होता है, आवेश संरक्षी है। आवेश क्वांटमीकृत होता है, क्वांटाइज जिसको बोलते हैं, Q = +-NE, जहां n जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आवेश। तीसरा, चौथा, आवेश का योगात्मक गुण का, आवेश जो है वो अपने योगात्मक गुण का पालन करता है। और ये याद रखिएगा कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, और ये आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये जो है वो आवेश के अचरता का गुण कहलाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट करिए। वैसे हम आपको पीडीएफ दे देंगे, लेकिन याद करिएगा कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता, और यही कारण आवेश के इसे जब ये वेग पर निर्भर नहीं करता है ना, तो इसको आवेश के अचरता का गुण। इन रियर केस अगर कोई पूछ दे कि बाबू आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से बनेगा कि बाबू आवेश का परिमाण वेग पर ठीक है निर्भर नहीं करता है, हम जानते हैं, ये फिजिक्स के किस गुण के कारण या आवेश के किस गुण के कारण? कहेंगे सर ये आवेश के अचरता का गुण कहलाता है कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखिएगा, और बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए, इसमें 2 गुण और है, और यहाँ पर है ये 2 गुण। ये अगला गुण है कि आवेश स्थानांतरणीय होता है। आवेश जो है वो स्थानांतरणीय होता है। और एक बार और याद रखिएगा, आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना। देखिए एक चीज याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन में कह रहा हूं कि आवेश का अस्तित्व का मतलब होता है वैल्यू। आवेश का अस्तित्व द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। मतलब जहां आवेश है, ध्यान रखिएगा, जहां आवेश है तो आवेश रहने के लिए क्या रहना चाहिए? द्रव्यमान। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है। मतलब जरूरी नहीं कि इसमें मास है, द्रव्यमान मतलब मास, जरूरी नहीं कि इसमें मास है तो इसमें आवेश भी हो, लेकिन जरूरी है कि जिसमें आवेश रहेगा उसमें मास का होना, द्रव्यमान का होना अति आवश्यक माना गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर? 100%। चलिए, अब हम कहते हैं कि आवेश और ये देखिए, ये समझ चुके हैं कि जहां आवेश है वहां द्रव्यमान रहेगा, और जहां द्रव्यमान है वहां आवेश का रहना कोई जरूरी नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है
तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। आखिरी समय आपकी बोर्ड की परीक्षा की चल रही है और ऐसे में आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, टेस्ट वगैरह, क्विज वगैरह। और आप चाहें तो हमारे साथ हमारे नोटबुक को भी परचेज कर सकते हैं। और हेल्पलाइन नंबर आपको मिल गया होगा, 6200733858 करके हमारा हेल्पलाइन नंबर है। एक बार हमारी टीम से बात करिए। हमारी टीम, आवेश और द्रव्यमान, आवेश यानी चार्ज और द्रव्यमान यानी मास, डिफरेंस बिटवीन ईच अदर, इन दोनों के बीच कंपैरिजन करना है। एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहला अंतर यह है कि सर आवेश जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन द्रव्यमान मास हमेशा पॉजिटिव होगा। निगेटिव, यार इसका वजन ज्यादा से ज्यादा 0, अब कहेगा कि इसका वजन -5 किलोग्राम है या -5 ग्राम है, दैट्स नॉट पॉसिबल। यानी आवेश जो है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी निगेटिव दोनों होता है, लेकिन द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये हमेशा धनात्मक, हमेशा पॉजिटिव होगा। अरे कुछ नहीं तो 0, उससे तो कम नहीं होगा। अब कहा गया है कि आवेश संरक्षणीय होता है, मैंने बोला कि हम इसको किसी चीज में संरक्षित करके द्रव्यमान संरक्षित नहीं होता है। हम कहेंगे कि हमारे अंदर की जो क्षमता है वो आप रख लो थोड़ी देर के लिए, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मांग लेंगे, ये संभव नहीं है। यानी द्रव्यमान संरक्षणीय, इसको हम संरक्षित करके नहीं रख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे समय ढलेगा वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा कि आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता। और अभी थोड़ी देर पहले हमने सुना है कि ये आवेश का परिमाण वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये आवेश की अचरता का गुण कहलाता है। कौन सा गुण कहलाएगा? आवेश का अचरता का गुण। लेकिन हमने कहा कि द्रव्यमान का कण, द्रव्यमान का जो कण है वो वेग पर निर्भर करता है, ये निर्भर करेगा और ये निर्भर नहीं करेगा। इसमें कहा गया है एक चीज, यहाँ पर ये छूट गया है एक लाइन, मैं क्लियर कर देता हूँ। और वो लाइन ये है, ये देखिए, सॉरी, हाँ वो 1-2 लाइन छूट गया, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, एग्जाम का टाइम है और ऐसे टाइम में इन्हीं सब टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, आपका एग्जाम पक्का होना तय है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि द्रव्यमान का अस्तित्व आवेश के बिना संभव है, हमने बताया भी था। लेकिन ये भी बताया था कि आवेश का जो अस्तित्व है वो द्रव्यमान के बिना संभव नहीं है। ये यहाँ पे एक लाइन छूट गया है, मैंने क्लियर कर। आवेश का जो अस्तित्व है, आवेश की जो वैल्यू है, उसके लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां द्रव्यमान है वहां आवेश भी रहे। यानी आवेश जहां है वहां द्रव्यमान रहना ही रहना है, लेकिन जरूरी नहीं कि जहां द्रव्यमान है वहां आवेश भी रहे। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। आवेश द्रव्यमान क्वांटमीकृत नहीं होता है और आवेश क्वांटम, इसको यहां रहना चाहिए था और बीच में एक लाइन छूटा हुआ है। ठीक है, ये जो है क्या हुआ है, छूटा हुआ टॉपिक है। खैर कोई बात नहीं, हम बिल्कुल आपको समझा चुके हैं, छूटे या ना छूटे उससे कोई मतलब नहीं, हमने तो आपको बिल्कुल 0 लेवल से समझा दिया। तो ये है आवेश और द्रव्यमान के बीच अंतर। ठीक है, ये क्या है, आवेश और द्रव्यमान। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको किसी तरह की कोई सहायता चाहिए, अगर आपको नोटबुक परचेज करना है एग्जाम के टाइम में, क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, तो हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं। 5वां सवाल, विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल क्या है? कहा गया किन्हीं 2 आवेशों के बीच, मान लीजिए कि Q1 और मैं कलर चेंज करता हूं थोड़ा सा, मान लीजिए कि Q1 और Q2 2 आवेश है। कहा गया है किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। आपको पता है कि समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। ये आवेश में भी यही है और मैग्नेट चुंबक में भी यही, दोनों सेम कंडीशन है। तो मान लीजिए कह रहे किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल या कुलाम्बिक बल कहता है। मान लीजिए कि ये एक प्लस है और ये एक माइनस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो कौन सा बल कहा गया है? कुलाम्बिक बल कहा गया। थोड़ा सा ठीक से लिख लीजिएगा, कौन सा बल? कुलाम्बिक बल। मान लीजिए कि एक Q1 है और ये Q2 है और दोनों में प्लस प्लस चार्ज लग रहा है, तो ये इधर ठेलेगा और ये इधर ठेलेगा, तो इन दोनों के बीच भी कौन सा बल लगा? कुलाम्बिक बल। क्योंकि यहाँ पर जो है कुलाम्बिक बल में कहा गया है कि किन्हीं 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल को विद्युतीय बल
या कुलाम्बिक बल कहा जाता है। और याद रखिएगा कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल भी कहा जाता है, क्योंकि कुलाम्बिक बल जो है वो दोनों आवेशों के केंद्र से होकर गुजरती है। ये प्रश्न अगले पॉइंट में आएगा कि क्यों एक कुलाम्बिक बल को हम केंद्रीय बल कहते हैं। तो कहिएगा सर कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुलाम्बिक बल जो है दोनों आवेशों के केंद्र से होकर जाती है। देखिए अभी थोड़ी देर में आएगा, समझ गए ना। क्योंकि ये अगर मान लीजिए कि प्रतिकर्षण जैसे यहां लगना चाहिए था तो ये लगकर इधर, जैसे मान लीजिए एकदम सिंपल एक रखिए सामने कि एक Q1 और Q2 ऐसे समझिएगा हमारी तरफ से कि एक ये Q1 है और ये Q2 आवेश है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ये इधर बल लगाएगा और ये इधर बल लगाएगा और ये बल लगा के इधर निकल जाएगा और ये बल लगा के इधर निकल जाएगा। तो क्या ये दोनों के केंद्र से होकर गुजरा? तो कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों के बीच लगने वाला बल जो है वो दोनों आवेशों के केंद्र से होकर गुजरती है। जैसा कि अभी देखिए 6 नंबर क्वेश्चन आ भी चुका है और मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करूंगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सर कुलाम्बिक बल को, जी हाँ, कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। कहा दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होती है और इसलिए कुलाम्बिक बल को, जैसे मान लीजिएगा कि Q1 है और ये Q2 है और इस पर इधर बल लगेगा और इस पर इधर बल लगेगा, तो ये इसके केंद्र की ओर है और ये इसके केंद्र की ओर है, तो दोनों एक दूसरे के केंद्र की ओर होने के कारण कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। बस इतना याद रखिएगा, काफी है इतना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। मोस्ट VBI, बिल्कुल मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करके जाइएगा, एकदम रट के जाइएगा। और चिट्टा पुर्जी अगर बनाना है तो आपकी मर्जी, मैं तो नहीं एडवाइस दूंगा हालांकि इन सब चीज़ों की, पर फिर भी ठीक है, जब आपकी मर्जी हो जाएगी तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से समझ में आ रहा है। यहाँ करा है आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज, पूर्णांकी गुणज को कहा जाता है इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसी कारण से इसको कहते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का जो परिमाण होता है, ठीक है, आवेश का परिमाण यानी Q जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज यानी Ne के बराबर होता है, वो भी प्लस माइनस। और यही है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस, यानी जहाँ Q जो है हमारा आवेश होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 जितना आप ले लीजिए, ठीक है। तो कह रहा है आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज। और ये कितने अंक आपको बोर्ड परीक्षा में दिलाएगा? सर जी ये आपके बोर्ड के परीक्षा में 2 अंक दिलाएगा कि आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, और इसे ही हम आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बहुत बेहतर आप लोग सीख पा रहे हैं और ये बहुत बेहतरीन ये क्लास आपका होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8वें नंबर प्रश्न पे हम आ चुके हैं। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाम सुना होगा। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहा गया ब्रह्मांड में कुल आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को ब्रह्मांड में कुल आवेश जो है वो संरक्षित रहता है। उसके बाद कहा गया कि आवेश को ना तो उत्पादित किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है, बस आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित करते हैं और इसी प्रक्रिया को आवेश के संरक्षण का। भाई ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम इसको संरक्षित करके ना तो हम इसको उत्पादित कर सकते हैं और ना ही इसका विनाश कर सकते हैं। आवेश को ना तो हम उत्पादित कर सकते हैं ना तो हम इसका विनाश कर सकते हैं, बस इसको एक रूप से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित कर सकते हैं और इस रूपांतरण की प्रक्रिया को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इस रूपांतरण की प्रक्रिया को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ये 2 नंबर आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछेगा और ये 2 अंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये इतना लिखने से अगर आपके बोर्ड की परीक्षा में 2 अंक आ जाए तो ये आपके लिए और खुशी की बात और क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। अब बच्चों हम लोग आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन पर। आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हालांकि ये तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है कि ये संरक्षित होता है,
ये क्वांटमीकृत होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है, ये सब लिख लीजिएगा। यह हालांकि अभी भी थोड़ी देर पहले भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस हो गया, पर फिर भी कि आवेश संरक्षित होता है, आवेश क्वांटमीकृत होता है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, सबको पता है सर, पॉजिटिव निगेटिव, लेकिन द्रव्यमान सिर्फ पॉजिटिव होता है, निगेटिव नहीं होगा। आवेश समान आवेशों में विकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। आवेश को बीजगणितीय विधि द्वारा जोड़ घटा कर सकते हैं। 10वें नंबर प्रश्न की बात करें, 10वां नंबर प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आयतन आवेश घनत्व या आवेश का आयतन घनत्व क्या कहलाता है। तो कहा गया किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेशों के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट करिएगा और बहुत बेहतरीन ढंग से समझिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश के परिमाण को आयतन आवेश घनत्व कहा जाता है। यदि V आयतन वाला पिंड सतह पर आवेश की मात्रा Q आवेश, मतलब वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम V होना चाहिए और आवेश Q होना चाहिए, Q आवेश घनत्व हो तो पिंड पर आयतन आवेश घनत्व, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा इसमें नहीं लिखा, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज छूटा हुआ है, गलत लिखा है बच्चे ने। यदि V आयतन वाला पिंड के सतह पर Q आवेश की मात्रा घनत्व तो पिंड के सतह पर आयतन, यहाँ पे होना चाहिए, गलत लिखा है बच्चे ने। चलिए कोई बात नहीं, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, ये थोड़ा सा इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवाया होगा, आपको नोटबुक में दे दूंगा। देखिए आवेश घनत्व एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक कूलाम प्रति मीटर क्यू या कूलाम मीटर ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम मीटर इनवर्स होना चाहिए था जी, देखिए यहाँ भी गलत है, ठीक है। कूलाम प्रति हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र भी दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको जो है आप एक बार अपने कॉपी में जरूर देखिएगा कि आपके सर ने, जहाँ पे आप ऑफलाइन क्लासेस करते हैं, आपके सर ने क्या लिखा है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा, लैंग्वेज ये तो समझ ही चुके हैं, P बराबर Q/V होगा। देखिए आवेश का क्षेत्र घनत्व के बारे में बात करते हैं। चलिए आवेश का क्षेत्र घनत्व, और आवेश के क्षेत्र घनत्व में कहा गया है कि किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है उसे आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो विद्युत क्षेत्र को या तो अनुभव किया जा सकता है, सिंपल बात है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी उपस्थिति का अनुभव किया जा सकता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक Q है, ये Q आवेश है और इसके चारों ओर का ये क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ पर हम आवेश क्षेत्र, जहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र को अनुभव कर सकते हैं। तो ये एरिया जो है, ये हमारा एरिया जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। मतलब जहां तक हम आवेश को अनुभव कर सकते हैं, मान लीजिए कि Q आवेश है, ठीक है, ये Q आवेश है और इस Q आवेश को हम यहां तक अनुभव कर सकते हैं, तो ये जो एरिया होगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युतीय क्षेत्र कहलाएगा। सिंपल बात याद रखिएगा कि जहां तक हम आवेश को अनुभव कर सकते हैं वो एरिया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। एकदम सिंपल वे में हमने बताया कि जहां तक हम अनुभव कर सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश पर जो बल लगता है। जैसे मान लीजिए कि ये Q आवेश है, कहा गया विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यहाँ तक आवेश जो है वो यहाँ तक हम अनुभव कर सकते हैं। ये जो हमारा एरिया है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र का कोई एक बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जो बल लगता है, इसके ऊपर जो बल लगेगा उस बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मतलब उस एकांक धनावेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। और यहाँ पे कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलाम, इसको न्यूटन कूलाम इनवर्स भी कह सकते हैं या न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। और इसका विमीय सूत्र भी दिया हुआ है MLT⁻³ A इनवर्स, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आपको हमारा लैंग्वेज समझ में आता है तो ठीक है, बिल्कुल समझिए, नहीं तो फिर आप किताबी भाषा या अपना जो आपके ऑफलाइन क्लासेस में जो नोटबुक बने आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लैंग्वेज थोड़ा सा, क्योंकि हर टीचर का लैंग्वेज एक जैसा नहीं रहेगा, कुछ थोड़ा चेंज तो होगा जी, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करें, चलिए ये 13 नंबर सवाल कह रहा है विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धन आवेश पर को रखने पर वह जिस पथ पर चलता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है ये। यहां तक समझ में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को रखने पर वह जिस पथ पर चलता है या चलना प्रारंभ करता है उस पथ को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। और विद्युत बल रेखाओं को किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, देखिए विद्युत बल रेखाएं कि किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। और इसी के ऊपर एक कहा गया कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक बिंदु पर स्पर्श नहीं करती, क्योंकि स्पर्श करने पर दो विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी तो विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाए। और फिजिक्स के हिसाब से विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो ये नहीं पॉसिबल है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाती है। और इसी के ऊपर एक प्रश्न भी आता है कि क्यों विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक ही बिंदु पर स्पर्श नहीं करती है। देखिए विद्युत बल रेखाओं के गुण की बात करें तो विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाएं सतह से लंबवत निकलती है और सतह पर लंबवत ही समाप्त होगी। दूसरा गुण, विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यही कारण है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य कहलाती है, शून्य स्थान पर होती है। जैसे आपसे पूछा भी जाता है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, जैसे ये किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो सतह पर तो वो एक रूप से विराजमान होगी लेकिन अंदर जो होता है वो जीरो कहलाता है। तो कहा भी गया है कि विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। यही कारण है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य स्थान पर होती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पूछता है, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चे सबको नॉलेज होता है कि सर अंदर जो होता है वो जीरो कहलाता है। कह रहा है कि जिस विद्युत बल रेखाएं, जहां विद्युत बल रेखाएं अधिक होती है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है। मतलब जहां पर, जिस क्षेत्र में, यहां लैंग्वेज थोड़ा गलत है, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं अधिक होती है उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अधिक होता है। और जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं कम होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता है। ये सिंपल वे में याद रखिएगा, ये बहुत ही नॉर्मल टॉपिक है। ये कभी कभी पूछेगा कि जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक रहेगी तो कहिए सर कर लेंगे ना यहाँ तक कवर। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत समझदार हो गए आप लोग। हाँ देखिए यही क्वेश्चन जो अभी 2 मिनट पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है, क्यों? याद रखिएगा कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटे, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती है। जब वो कटेगा तो दो स्पर्श रेखाएं, इस तरह से फिगर भी बताया गया होगा, नहीं इस तरह से कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि ऐसा होने पर कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और विद्युत क्षेत्र की दिशा और स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा, इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र की दिशा, मान लीजिए एक इधर गया और एक मान लीजिए इधर गया, तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और हमें पता है कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो, ऐसा संभव नहीं है। अर्थात विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटे, क्योंकि स्पर्श रेखाएं जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा, और काटेगी तो दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी ऐसे, और स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है। और एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा हो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रीजन है कि वो एक दूसरे को नहीं काटती है। कूलाम के नियम की सीमाएं, कूलम के नियम की बहुत सारी सीमाएं हैं। पहला याद रखिएगा कि कूलाम का नियम केवल विद्युत आवेशों के लिए मान्य है। दूसरा पहला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य है। दूसरा, कूलाम जो है वो कूलाम का नियम जो है केवल स्थिर आवेशों के लिए। दो चीज, कूलाम का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, दूसरा कूलाम का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है, और तीसरा कि कूलाम का नियम जो है वो माध्यम पर निर्भर करता है कि हम किस माध्यम से कूलाम का नियम प्रयोग कर रहे हैं। चौथा, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो आवेश है और इन दोनों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलाम का नियम अपनी वैधता, अपनी वैल्यू खो देता है। मतलब वहां पर कूलाम का नियम लागू नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15 मीटर से कम हो तो कूलाम का नियम अपनी वैधता खो देता है। पांचवा कि कूलाम का नियम सार्वत्रिक होता है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। कूलाम का नियम जो है यूनिवर्सल यानी सार्वत्रिक नहीं हो सकता। ये कूलाम के कुछ नियम्स थे।
और बड़ा इंपॉर्टेंट है कूलम के नियम की सीमाएं, बहुत बार पूछता है ऐसे प्रश्न। आइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स की बात करें तो आज का सेशन बहुत बेहतरीन है। उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर बिल्कुल करते रहेंगे, क्योंकि ये एग्जाम टाइम है। ऐसे टाइम में लाइक और शेयर नहीं करेंगे तो हम अगली क्लास कहाँ से लाएंगे, और अगली क्लास नहीं लाएंगे तो आप लोग टॉपर कैसे बनेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युतीय बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, और विद्युत फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है। ये विद्युत फ्लक्स का सिंबल है। इसको क्या कहेंगे बाबू? सर इसको फाई कहेंगे। ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ होगा, मुझे पता है। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है, और विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इनवर्स या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। विद्युत फ्लक्स की बीमा ML/Q T इनवर्स 3 और I इनवर्स, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था ये आपका। चलिए, वायुमंडल उदासीन, वायुमंडल विद्युत उदासीन नहीं होता है, क्यों? कहा गया है वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प तथा धूलकण होते हैं, और सूर्य की किरणों में यौगिक कण तथा धूलकण होते हैं। जो सूर्य की किरणें यौगिक कण तथा धूलकण से टकराती है और उन्हें आयनीकृत कर देती है, और आयनीकृत जब करेगी तो वायुमंडल उदासीन नहीं होगा। देखिए समझिए इस चीज को। कहा गया वायुमंडल में मेन रूप से क्या, नाइट्रोजन 78%, आपको भी पता है, बताने की जरूरत नहीं है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन लगभग 21 के आसपास, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3, ठीक है, और जलवाष्प और धूलकण होते हैं। और सूर्य की किरणों में यौगिक कण तथा धूलकण दोनों ही होता है। मतलब वायुमंडल में भी होता है, सूर्य की किरणों में भी ये दो चीज, ये सब मौजूद होता है। और सूर्य की किरणें यौगिक कण तथा धूलकण से टकराएगी, क्योंकि इसके पास भी यौगिक कण और धूलकण है और वहां भी ये सब मौजूद है, तो दोनों एक दूसरे के साथ टकराएगी, और टकराने के बाद उन्हें आयनीकृत कर देती है। और जब आयनीकृत हो जाएगी तो सिंपल सी बात है, उदासीन होगा कहां से? तो ये 2 अंक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। हालांकि जितने भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं आज वो सारे इंपॉर्टेंट है, पर इसको जरूर नोट करिएगा। चलिए 19वें नंबर प्रश्न की बात करें। मुक्ता, ये तो बहुत ही छोटा सा है। मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का मात्रक एवं बीमा सूत्र। देखिए कहा गया मुक्त आकाश की विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक फैराडे मीटर होता है, फैराडे प्रति मीटर, ठीक है। इसको फैराडे प्रति मीटर कहिए या FM इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और मुक्त आकाश का विमीय सूत्र, ठीक है, M इनवर्स L इनवर्स 2 T⁴ 8 A⁴ ये ऐसे सही से लिख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक टेस्ट चार्ज की बात करें, परीक्षण आवेश की बात करें। कहा गया कि स्थिर विद्युत परीक्षण क्या है, इसके जीवन उपयोगी उपयोग लिखे। कहा गया है आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से बचाने के लिए, आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से बचाने की घटना स्थिर विद्युत परीक्षण कहलाती है। याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही प्यारा सा है, और इसका उपयोग भी हम लिखाएंगे। अगर ये दोनों आप लिखते हैं तो ये बोर्ड परीक्षा के लिए 2 अंक का वरदान साबित हो सकता है। कहा गया है कि आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को, आकाश के एक निश्चित क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से बचाने के लिए, बाह्य क्षेत्र से बचाने के लिए या बचाने की घटना को स्थिर विद्युत परीक्षण कहलाता है। और इसके ऊपर कुछ और बातें कही गई है। वो बातें ये है कि वर्षात के समय में आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, तो उस समय खुले मैदान में रहने से ज़्यादा कार या बस में अंदर रहना सुरक्षित होता है, ठीक है। ये इसके ऊपर इसका उपयोग बताया कि सर विद्युत परीक्षण का उपयोग क्या है। तो विद्युत परीक्षण का उपयोग के ऊपर में बताया गया कि बरसात के समय में आकाशीय बिजली, वो बज्जड़ गिरता है ना, गांव में बज्जड़ बोलते हैं इसको, आकाशीय बिजली का प्रकोप होता है, और उस समय खुले मैदान में रहने से ज्यादा कार या बस में अंदर में रहिए, और वो भी बंद करके, मतलब ऐसा नहीं कि गाड़ी चले उसको रोक दीजिए, ऐसा रूल कहा गया है। विद्युतीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन। कहा गया है कि जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित या आवेशित पिंड के नजदीक ले जाते हैं तो अनावेशित चालक भी, यहां पे गलत लिखा हुआ है जी, कि जब किसी अनावेशित, ये गलत लिखा हुआ है, जब किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित पिंड के नजदीक, पिंड नहीं पिंड, आवेशित पिंड के नजदीक ले जाते हैं तो अनावेशित चालक भी आवेशित हो जाता है। और इस घटना को, जी हाँ, इस घटना को
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन या विद्युतीय परीक्षण। सिंपल बात है, एक अनावेशित चालक को, ध्यान से सुनिएगा, एक अनावेशित चालक को एक आवेशित पिंड के नजदीक ले जाते हैं तो वो जो अनावेशित चालक है वो ऑटोमेटिकली आवेशित हो जाता है और इस घटना को विद्युतीय प्रेरण इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंडक्शन कहा जाता है। चलिए कूलम्ब्स लॉ 2 नंबर का लिख लीजिए जी, 2 नंबर का हमारे तरफ से तय मानिए। ये पूछने वाला प्रश्न है, 5 भी पूछता है लेकिन 2 नंबर तो 200% तय कर लीजिए कि ये राहुल सर का वादा रहा कि 2 नंबर यहां से पूछेगा। मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन, ठीक है, और इसके 2 नियम है, दोनों हम बता देंगे। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है, इसी को हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण। समान आवेश जिसको हम लाइक चार्ज करते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसमें प्रतिकर्षण, इसमें प्रतिकर्षण, और एक हो गया अनलाइक असमान आवेश, अनलाइक चार्जेस, प्लस माइनस माइनस प्लस, इसमें आकर्षण। और ये कूलम्ब का सबसे बेहतरीन टॉपिक, पहला नियम। दूसरा नियम याद रखिएगा कि कूलम्ब का नियम कहता है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी F का क्या कह रहा है, यदि 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती, यानी F समानुपाती होगा 2 आवेश Q1 इंटू Q2 का। और कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है, और दोनों आवेशों के बीच लगने वाली दूरी यानी R के व्युत्क्रमानुपाती, यानी F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r का स्क्वायर। और यहाँ से कूलम्ब के नियमानुसार बनेगा F बराबर Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। ये यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा जी, ठीक है। तो ये कूलम्ब के नियम के कुछ ठीक है ना, हाँ, कूलम्ब्स लॉ का ये दूसरा नियम हुआ। व्युत्क्रमान, ये एक आवेश के परिमाण का समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये कूलम्ब का दूसरा नियम कहता है। क्लियर है, एकदम 0 लेवल तक समझ पे आ रहे हैं, बिल्कुल 100% समझ में आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ भी है, हालांकि इसकी जरूरत है नहीं। F समानुपात Q1 इंटू Q2/r का, ये एक कांस्टेंट राशि है K, ठीक है, जहाँ देखिए लिखा हुआ भी होगा, जहाँ K एक नियतांक है और इसका मान मात्रक पद्धति तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के माध्यम पर निर्भर करता है। चलिए, ये एक बहुत बेहतरीन सेशन है और ये सेशन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हम अगला सेशन उतना जल्द लेकर आएंगे, ये मेरा वादा रहा। और अगला सेशन इससे कई गुना बढ़िया रहेगा, ये हम प्रॉमिस करते हैं। अगला सेशन हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे जो पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न, ये मेरा वादा रहा। 23, आवेश का असतत वितरण, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कहा गया आवेश का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित तथा आवेशों के वैसे वितरण को आवेश का असतत वितरण कहते हैं। परिमित का मतलब होता है जिसे मापा ना जा सके। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। वैसे तो मैं ठीक ही बोल रहा हूं, जिसे माप, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, हाँ माफी चाहेंगे। परिमित का मतलब हुआ जिसे माप सकते हैं, मापा जा सकता है। कह रहे आवेशों का असतत वितरण, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में कहा गया कि आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो। अब परिमित का मतलब हो गया जिसे माप सके, ठीक है। तो कहा गया है कि आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित हो तथा आवेशों के बीच वैसे वितरण को आवेश का असतत वितरण, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, कहा गया है आवेशों का सतत वितरण, आवेश का वैसा वितरण जिसे किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं हो, ठीक है, परिमित नहीं हो यानी मापा नहीं जा सके, ठीक है, दोनों बीच की दूरी नहीं जा सके, ठीक है। तो कहा गया आवेशों का वैसा वितरण जिसमें किन्हीं 2 आवेशों के बीच की दूरी परिमित नहीं हो, आवेशों के वैसे वितरण को सतत वितरण कहते हैं। इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये लगातार हो सकता है, इसको माप नहीं सकते, और जिसको माप सकते हैं वो आपको बता ही चुके हैं।
आवेश का रेखीय घनत्व, प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। और आवेश का रेखीय घनत्व बराबर जो होगा वो Q/L, ये हमारा आवेश हो जाएगा और ये हमारी लंबाई हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, इसका एसआई मात्रक कूलाम, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम, ठीक है, और लंबाई का मीटर। ठीक है, तो कूलाम प्रति मीटर, ये यहीं से निकल जाएगा जी फॉर्मूला कि प्रति एकांक लंबाई में आवेश के परिमाण को आवेश का रेखीय घनत्व कहा जाता है। और आवेश का रेखीय घनत्व बराबर Q/L, आवेश बटे लंबाई, जहां इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति मीटर। 26 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा इसको छोटा कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, ये बहुत बेहतरीन है। अध्यारोपण का सिद्धांत कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर, बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिमाण, परिणामी बल सभी आवेशों के कारण, जी हाँ, सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगे बलों के विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर। ये थोड़ा सा देखिए, ये फिगर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुत सारे आवेशों के कारण सबको कहाँ लग रहा है, ये इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए आप। थोड़ा सा लैंग्वेज इसका सही ढंग से नहीं लिखा हुआ है, नहीं तो हम और बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। इधर क्या कह रहा है कि बहुत से आवेशों के निकाय के अंदर किसी एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले विद्युतीय बलों का परिमाण जो होता है, परिणामी बल जो होता है, सभी आवेशों के कारण स्वतंत्र रूप से लगने वाले विद्युतीय बल के सदिश योग के बराबर होता है। और ये यहाँ से एक फार्मूला बना सदिश योग के बराबर, यानी F1 वेक्टर बराबर F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 वेक्टर, ये डॉट 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 चलते चलेगा। और ये फिगर बना लीजिएगा, ये 2 नंबर आपको देगा। देखिए, एक आवेश पर अन्य सभी आवेशों के कारण जो बल लग रहा है, ये एक आवेश है, और यहाँ पर देखिए F1 F2 F3 F4 ऐसे करके आपको यहाँ जो है वो बल लगाए जा रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो, ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस वीडियो को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो अगला इससे भी बेहतर हम लेकर आएंगे, ये मेरा वादा रहा, प्रॉमिस 200%। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में।